एक सैनिक की अनकही कहानी 26 जनवरी आ रही है। मुझे फिर याद किया जाएगा। मेरी विधवा बीवी को एक मेडल देकर घर को भेज दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। भारत माँ की रक्षा के लिए मैं भी बॉर्डर पर तैनात था। टीवी कहाँ देखने को मिलता था। रेडियो पे सुना था कि किसी विशेष वर्ग के एक युवक की एक लड़ाई में मौत हो गई। सुनने में आया कि जानबूझकर लड़ाई के बहाने हत्या की गई थी। देश के सभी नामी गिरामी नेता गए थे उसके घर सांत्वना देने। सारी मीडिया पहुंच गई थी और एक एक पल की खबर दे रही थी। कई बार ऐसा हो चुका था, जहां से कोई राजनीतिक लाभ दिखता है सब नेता पहुंच जाते हैं। ये तो पुरानी आदत है इनकी। जब भी ऐसी कोई घटना होती कि लड़ाई में किसी की मौत हो जाती, तो मन में एक ही ख्याल आता, हम यहाँ देश की रक्षा के लिए दिन रात अपनी जान पर खेलते हैं और देश के अंदर लोग आपस में ही लड़ मरने को तैयार हैं। इन्हें बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने आप की कमजोरियों से ही खतरा है। यही सब बातें देश के लिए जरूरी थी शायद। मैं हर रोज की तरह रात में देश की रक्षा में तैनात था। अचानक गोलियां चलने की आवाज आने लगी। जैसे ही मैंने दुश्मन को देखा तो जवाबी कार्यवाही में मैंने भी गोलियां चलाईं। गोलीबारी हो ही रही थी कि अचानक एक गोली मेरी छाती में आ लगी। मैंने हिम्मत न हारते हुए जवाब देना जारी रखा। मेरे साथी भी मेरे साथ दुश्मन से लोहा ले रहे थे। धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। दिल में अभी भी जुनून था कि इन दरिंदों को मैं अपने देश में नहीं जाने दूंगा। अगर ये चले गए तो ना जाने कितने मासूमों की जान ले लेंगे। तभी उस अंधेरी रात में सब कुछ धुंधलाने लगा। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। थोड़ी ही देर में सब दर्द खत्म हो गया। सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे। मेरे साथी थक चुके थे। मैंने जाकर उनको बधाई दी, पर उन्होंने कोई ध्यान ना दिया और उन आतंकवादियों की तलाशी लेने लगे। मुझे शक था कि उनके शरीर में बम लगे हुए थे। मैंने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया पर उन्हें पकड़ ना सका। दोबारा कोशिश करने पर भी मैं असफल रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तलाशी लेकर मेरी तरफ बढ़े। मुझे लगा कि अब वो मुझसे मेरा हाल पूछेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे पार करते हुए मेरे पीछे चले गए। मैंने घूमकर पीछे देखा तो जमीन पर मैं लेटा हुआ था। अरे, पर मैं तो यहाँ पीछे खड़ा। मुझे समझ नहीं आया रहा था कि मेरे दो हिस्से कैसे हुए। मैं यहाँ भी खड़ा था और उधर वो लोग मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं देश की सेवा करते करते प्राण त्याग शहीद हो चुका था। मुझे गर्व था इस बात पर। मेरे दादाजी की तरह मेरे प्राण भी देश की सेवा में समर्पित हुए। मैंने अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए देश के उन परिवारों के बारे में सोचा जो देश में हमारे भरोसे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। थोड़ी देर मेरे शरीर को टटोलने के बाद मेरे दोस्तों को जब एहसास हुआ कि मैं उनके बीच नहीं रहा तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझे उठाकर कैंप में ले आए। मैं उन्हें बताना चाहता था कि वो मेरी शहादत पर अफसोस न करें। मैं खुश हूँ कि मेरी जान देश के काम आई। आधी रात बीत चुकी थी। वो रात कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही थी। मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। घर गए 2 साल हो गए थे। जब भी पत्नी की चिट्ठी आती तो एक ही सवाल पूछती थी कि कब आ रहे हो। मेरी बेटी तब 1 साल की थी। वो भी बोलने लगी है। फोन पर आवाज सुनी थी। जब भी बात करती थी तो वो एक ही सवाल करती थी, आप कब आओगे? बहुत याद आती है। मुझे पता लग जाता था कि ये सवाल उसका नहीं है बल्कि मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन का है। मैंने छुट्टी के लिए बड़े साहब को चिट्ठी लिखी थी। अगले महीने तक छुट्टी मिलने वाली थी। सुबह हुई। मेरे शरीर को तिरंगे से ढककर कुछ साथी मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं सोच रहा था कि ना जाने मेरे बारे में जानकर क्या हाल होगा मेरे घर वालों का। इसी तरह सोचते सोचते घर पहुंच गए। देखा कि घर के बरामदे में मेरी बेटी एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी। एक जवान ने जाकर मेरी बेटी से पूछा, बेटा घर में कोई है? दादी जी मंदिर गई हैं। दादाजी अंदर अखबार पढ़ रहे हैं और माँ सफाई कर रही हैं। बिना सांस लिए मीठी सी आवाज में एक ही बार में वो सब कुछ बोल गई।
मैं एक बार उसे गले लगाना चाहता था, तभी मेरे पिता जी बाहर आए तो मेरे साथियों ने उन्हें मेरे शहीद होने के बारे में बताया तो उनके आंखों से आंसू निकल आए। पीछे से मेरी पत्नी आई और पिताजी से पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, ये लोग क्यों आए हैं? वो नहीं आए क्या? बोलिए ना पिताजी, आप चुप क्यों हैं? बेटा, तुम्हारा सुहाग नहीं रहा। इतना सुनकर तो जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई। एकदम से वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पिताजी ने पीछे घूमकर देखा तो मंदिर से आई माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी। चारों तरफ मातम का माहौल छा गया। धीरे धीरे पूरे गांव में मेरे शहीद होने की खबर फैल गई। आसपास के गांव से भी लोग मेरे परिवार को सांत्वना देने आए थे। मैं इस इंतजार में था कि शायद कोई नेता या कोई उच्च अधिकारी भी मेरे परिवार को सांत्वना देने आएंगे, मगर मेरे पंचतत्व में विलीन होने तक कोई नहीं आया। कई दिन बीत गए पर कोई नहीं आया। घर में सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन चिट्ठी आई जिसमें मेरी पत्नी को मेरे शहीद होने पर मेडल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। ये पढ़कर कई दिनों से रुके हुए आंसू फिर बह निकले। ये है हमारा देश जहां राजनीतिक लाभ के लिए तो किसी आम इंसान की मौत को गंभीरता से लेकर उसके नाम पर वोट बैंक मजबूत किया जाता है, पर एक सैनिक की शहीदी पर कोई शोक संदेश देना भी जरूरी नहीं समझता। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मेरी शहीदी पर कोई आया नहीं, बल्कि इस बात की है कि हमारे देश में कुछ मौका परस्त इंसान देश को बागडोर संभाल रहे हैं, संभालना चाहते हैं। मुझे तो खुशी है इस बात पर कि मेरी शहादत की आग किसी नेता की राजनीति की रोटियां पकाने के काम नहीं आई। देश के बॉर्डर पर तो हम देश की रक्षा कर रहे हैं। अब जरूरत है तो एक ऐसी फौज की जो देश को सही ढंग से चला सके, जो भारत को जातपात के भेदभाव से दूर कर सके, धर्म और जातपात के नाम पर कोई मौत न हो और एक देश को एक मजबूत आधार दे सके। ये सब करने की ताकत देश की युवा पीढ़ी ही रखती है। जिस दिन ऐसा हुआ उसी मुझे सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी और मुझे अपना सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।